स्टीव जॉब्स को-फाउंडर ऑफ एप्पल This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. कहते थे कि कोई भी कंपनी शुरुआत में बहुत बड़े और रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट्स बनाती है, We are calling it iPhone. लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है, एक मोनोपोली बनती है, वैसे ही वो केवल और केवल प्रॉफिट पर ध्यान देने लगती है। Now, Apple making history as the world's first trillion-dollar company. और आज यही इनके खुद की कंपनी एप्पल के साथ हो रहा है। जब से टिम कुक एप्पल के सीईओ बने हैं, उन्होंने कस्टमर की जरूरतों से ध्यान हटाकर केवल और केवल प्रॉफिट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। टिम कुक ने कभी भी आईफोन के बेस वेरिएंट्स में 60 हर्ट्ज से ज्यादा का डिस्प्ले नहीं दिया ताकि कस्टमर्स उनके महंगे वाले वेरिएंट्स खरीदें। पिछले साल जब आईफोन 15 प्लस की बैटरी 15 प्रो मैक्स से ज्यादा चल गई, तो इस बार वो आईफोन 16 प्लस की बैटरी को 9% कम कर दे रहे हैं। आखिर क्यों? ताकि लोग महंगा वाला प्रो मैक्स मॉडल खरीदें। टिम कुक ने आईफोन में टाइप सी पोर्ट तब तक नहीं दिया जब तक गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर नहीं बनाया। पॉल्यूशन का बहाना देकर इन्होंने अपने डब्बे से चार्जर ही हटा दिया ताकि लोग चार्जर के लिए अलग से पैसे पे करें। दैट लीड्स टू मोर एंड मोर प्रॉफिट। आपको क्या लगता है, उनके जगह स्टीव जॉब्स होते तो क्या वो भी ऐसा करते? आई डोंट थिंक सो। स्टीव जॉब्स वॉज अ विजनरी एंड टिम कुक इज अ बिजनेसमैन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को इतना बड़ा बनाया और कैसे टिम कुक ने एप्पल को एक कस्टमर और इनोवेशन ड्रिवन कंपनी से एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन बनाते हैं। फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को यूएसए में जन्म हुआ एक विजनरी का जिसका नाम था स्टीव पॉल जॉब्स, जिसे उनके पेरेंट्स ने बचपन में ही छोड़ दिया था। और इसका रीजन था यूएसए और सीरिया के खराब रिलेशंस, क्योंकि उनकी मदर जोआने एश्किबल यूएसए से थी और उनके फादर अब्दुल फताह जंदाली सीरिया से। दैट इज वाई जोआने की फैमिली ने एक सीरियन आदमी से शादी करवाने से मना कर दिया और उन्हें स्टीव को और अब्दुल फताह जंदाली दोनों को छोड़ना पड़ा। आफ्टर दिस स्टीव को पॉल जॉब्स और क्लारा जॉब्स ने गोद ले लिया। जॉब्स काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह पता नहीं था कि उनके ओरिजिनल पेरेंट्स कोई और हैं। वही स्टीव बनाने जा रहे थे दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी एप्पल। अप्रैल फूल्स डे 1976 स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनाइक ने एप्पल कंपनी को लॉन्च किया। उनका फर्स्ट प्रोडक्ट था एप्पल 1, जो मार्केट में उतना तो नहीं चला, बट देन दे लॉन्च्ड एप्पल 2, जो पिछले कंप्यूटर से काफी अच्छा बिल्ड किया गया था और ये बना कंपनी का फर्स्ट मेजर सक्सेस। और एप्पल 2 से इनकी कंपनी लाइमलाइट में आना शुरू हो गई थी। स्टीव जॉब्स ये समझते थे कि कंपनी को बड़ा बनाने के लिए हर एक इंसान के पास एप्पल का कंप्यूटर होना चाहिए, लेकिन उस समय के कंप्यूटर्स कुछ ऐसे दिखते थे जिन्हें कोई आम आदमी चला भी नहीं सकता था। उसी समय स्टीव जॉब्स ने जेरोक्स कंपनी को एक ऐसा यूजर इंटरफेस में ऑपरेट करते हुए देखा जो काफी इजी टू अंडरस्टैंड था, जिसमें कोड्स लिखने की जरूरत नहीं होती थी। इसे कहा जाता है GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वही जो आज के मोबाइल्स और कंप्यूटर में यूज होता है। और ये चीज स्टीव जॉब्स ने उसी समय समझ लिया था कि अगर वो अपने कंप्यूटर्स में GUI लॉन्च करते हैं तो सभी के लिए कंप्यूटर को समझना काफी आसान हो जाएगा और एक दिन हर एक इंसान इस GUI को यूज कर रहा होगा। और इसी काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एप्पल लीसा, जो एक GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर था, लेकिन ये बहुत गंदी तरीके से फेल हो गया। इसका रीजन था कि उस वक्त के कंप्यूटर्स केवल ऑफिसेस में यूज होते थे। किसी कॉमन इंसान के घर में जनरली कंप्यूटर्स नहीं होते थे, इसीलिए जिन्हें भी कंप्यूटर पे काम करना होता था वो तो पहले से ही इस पुराने UI में काम कर रहे थे, तो आखिर वो क्यों चाहेंगे कि हम एक नया यूजर इंटरफेस सीखें। लेकिन मेन दिक्कत ये थी कि एप्पल GUI काफी ज्यादा नया था, इसी वजह से लीसा में काफी लिमिटेड सॉफ्टवेयर्स थे, जिससे लीसा बिकेम अ कमर्शियल फेलियर। आफ्टर दैट स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनाइक ने लॉन्च किया मैकिंटॉश। Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. जिसे आज हम iMac बुलाते हैं। ये उन शुरुआती कंप्यूटर्स में से एक था जिन्होंने माउस यूज करने का ऑप्शन दिया था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद एप्पल में कुछ इंटरनल इश्यूज चलने लगे, जिससे परेशान होकर स्टीव जॉब्स ने एप्पल को ही छोड़ दिया और अपना खुद का टेक कंपनी लॉन्च किया, जिसका नाम था नेक्स्ट। स्टीव के जाने के बाद एप्पल को काफी नुकसान हुआ। उस वक्त केवल स्टीव जॉब्स ही थे जो एप्पल को सही से रन कर सकते थे, जिससे धीरे धीरे एप्पल बैंकरप्ट ही होने वाला था। तभी एप्पल ने स्टीव को कंपनी वापस ज्वाइन करने का ऑफर दिया, जिससे स्टीव वापस आ गए और लोगों के लिए कंपनी की खोई हुई फीलिंग्स भी। एप्पल की हालत उस वक्त इतनी खराब हो गई थी कि तब स्टीव जॉब्स भी इस बात से श्योर नहीं थे कि वो एप्पल को रिवाइव कर भी पाएंगे या नहीं। उन्होंने एप्पल को सेव करने की काफी कोशिश की और वो कुछ हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था इंट्रो में,
Steve Jobs was a visionary and Tim Cook is a businessman. Steve Jobs was a visionary. वो हमेशा कुछ नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश करते थे जो कस्टमर्स के फेवर में हो, जिससे कस्टमर्स तो काफी खुश होते थे, लेकिन ये चीज एप्पल को उतना प्रॉफिट नहीं दे रही थी। भले ही स्टीव फ्यूचर को लेके कितना ही अच्छा विजन रखते हो, पूरी दुनिया को बदल देने की सोच रखते हो, लेकिन वो एप्पल को उतना प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रहे थे। और यही समय था जब एप्पल को ज्वाइन किया एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन टिम कुक ने, जो एप्पल को असीमित ऊंचाइयों पर लेके जाने वाले थे। Apple has become the first company to hit $2 trillion. To be worth more than $3 trillion. लेकिन उस समय किसी को ये कहाँ पता था कि एप्पल ऊंचाइयों पर तो जाने वाला है, लेकिन टिम कुक अपने कस्टमर्स पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देने वाले। वो प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ईयर 2011 में टिम कुक को सीईओ बना दिया जाता है और उनके सीईओ बनने के केवल 6 हफ्तों बाद ही स्टीव जॉब्स इस दुनिया से चले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट एप्पल में धीरे धीरे एक चेंज आने लगा, स्टार्टिंग विद ऐप स्टोर मोनोपोली। एप्पल ने अपने ऐप स्टोर में इन ऐप परचेसेस पे 30% एक्स्ट्रा कमीशन लगा के रखा है। मतलब अगर आप किसी ऐप के सब्सक्रिप्शन के लिए 100 रुपीज महीना देते हो तो उसमें 30% एप्पल ही रख लेता है और उस ऐप के डेवलपर को मिलते हैं 70 रुपीज। अब ये गलत नहीं है, ऐप स्टोर एक प्लेटफॉर्म है और वो अपना प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर सकती है। गलत ये है कि एप्पल किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई भी ऐप इंस्टॉल करने का परमिशन नहीं देता। ऐप इंस्टॉल करना है तो केवल ऐप स्टोर से कर सकते हैं। इसका बेसिकली रीजन वो प्राइवेसी बताते हैं, लेकिन इसका एक और रीजन है और वो है मोनोपोली। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने एप्पल म्यूजिक लॉन्च कर दिया। अब क्योंकि एप्पल म्यूजिक इनका खुद का ऐप है तो ये खुद से कोई कमीशन तो लेंगे नहीं, जिससे अपने ऐप्स को ये काफी सस्ता रख पाते हैं। और आज मैक्सिमम एप्पल यूजर्स केवल एप्पल म्यूजिक यूज करते हैं, ना कि स्पॉटिफाई। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, फोर्टनाइट एक गेम है जिन्होंने इन ऐप परचेसेस को अपने खुद के वेबसाइट पे करने का ऑप्शन दिया था। मतलब उनके गेम से रिलेटेड कुछ भी खरीदना हो तो आप इनके वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं, ऐप स्टोर को यूज किए बिना ही। अब ऐसे में जब ऐप स्टोर बीच में नहीं आ रहा है तो एप्पल को 30% एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिलने लगा। और फाइनली उन्होंने फोर्टनाइट को अपने ऐप स्टोर से डिलीट कर दिया और आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से एप्पल में कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐप स्टोर से बैन होने के बाद फोर्टनाइट को लाखों प्लेयर्स का नुकसान हुआ। बाद में यूरोपियन यूनियन ने जब एप्पल को फोर्स किया कि वो ऐसा नहीं कर सकते तो एप्पल ने फोर्टनाइट को अलाउ कर दिया, लेकिन केवल और केवल यूरोप में, बाकी जगहों पे नहीं। आपको और भी ऐसे कई सारे केसेस मिलेंगे जहां एप्पल ने अपने ऐप स्टोर की मोनोपोली को अपने फायदे के लिए यूज किया है। लेकिन कस्टमर को लूटने का सबसे बड़ा तरीका है आईफोन में ज्यादा फीचर्स नहीं देना। मैं समझाता हूँ कैसे। आईफोन 15 सीरीज आने के पहले इनके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ही नहीं था। अब इससे एप्पल का क्या फायदा? फायदा है क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो पुराना आईफोन यूज कर रहे हैं और उन्हें नया खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हीं लोगों को केवल इस वजह से नया वाला आईफोन खरीदना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल रहा था। कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर एक सिंपल से सॉफ्टवेयर अपडेट से पुराने मोबाइल्स में भी दिया जा सकता था, लेकिन इन्होंने वो नहीं दिया। और यही काम इन्होंने बहुत जगह किया हुआ है जहां ये वैसे फीचर्स को बहुत लेट देते हैं जो कि एंड्रॉइड फोन्स में कई सालों से मिल रहा है, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट, ऐप लॉक, स्प्लिट स्क्रीन, वीडियो रिकॉर्डिंग में पॉज वाला बटन और भी कई सारी चीजें। एंड अगेन वही चीज कि जब फ्यूचर में आईफोन में ऐप लॉक आएगा तो फिर से लाखों लोग केवल इस फीचर के लिए नया मॉडल खरीद लेंगे। और हाँ, ये ऐप लॉक का फीचर उस नए वाले आईफोन में आएगा, पुराने में वो अपडेट नहीं लाएंगे। आप ये वाला वीडियो देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आईफोन 8 को पोर्ट्रेट मोड नहीं मिला क्योंकि आईफोन X में आया था। आईफोन X अभी भी मिस करता है नाइट मोड को क्योंकि आईफोन 11 में आया था। आईफोन 11 को डोल्बी विजन HDR का सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि आईफोन 12 में आया था। और आईफोन 12 को सिनेमैटिक मोड नहीं मिला क्योंकि वो आईफोन 13 में आया था। ये सारे फीचर्स केवल एक सॉफ्टवेयर अपडेट से पुराने मॉडल्स में लाए जा सकते थे, लेकिन एप्पल वाले ऐसा करेंगे नहीं, वरना नया वाला आईफोन कौन खरीदेगा। कस्टमर्स को लूटने का अगला तरीका है एक्सेसरीज। अगर आपको एप्पल वॉच यूज करना है तो आईफोन भी खरीदना पड़ेगा क्योंकि एप्पल वॉच एंड्रॉइड के साथ पेयर नहीं होता। ऐसे में एप्पल वॉच को आपको एक सेपरेट डिवाइस की तरह यूज करना होगा अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो। इसके अलावा कनेक्टिविटी, कॉलिंग, अदर फीचर्स ये सब भूल जाओ। आईफोन से किसी भी विंडोज लैपटॉप में फाइल ट्रांसफर करना बहुत झंझट का काम है। इसके अलावा अगर आपको आई मैसेज या फेस टाइम यूज करना है तो जिसे भी आप मैसेज करना चाहते हो उसके पास भी आईफोन ही होना चाहिए क्योंकि आई मैसेज एंड्रॉइड डिवाइसेस में नहीं आता है। और हम लाइटनिंग पोर्ट को कैसे भूल सकते हैं। चार्जर, केबल और फोन कवर्स, यही सब छोटे छोटे एक्सेसरीज बेचकर एप्पल का करोड़ों का फायदा होता है हर महीने। इसी वजह से आईफोन में USB-C पोर्ट नहीं दे रहे क्योंकि USB Type-C बहुत सारी कंपनीज बनाती है, तो कहीं कोई आईफोन यूजर केबल खराब होने पे किसी और कंपनी से ना खरीद ले, इसीलिए इन्होंने
टाइप सी पोर्ट पहले नहीं दिया था, जिससे आप एक्सटर्नल SSD, पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट नहीं कर पाते थे। यूजर्स का कुछ भी हो, एप्पल को केवल प्रॉफिट से मतलब है। और फाइनली इन्होंने टाइप सी पोर्ट कब दिया? जब यूरोप ने इन पर प्रेशर बनाया। और यही प्रॉफिट करने के लिए एप्पल आज भी आईफोन के बेस वेरिएंट में केवल 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले देता है, ताकि इस एक कमी के वजह से लोग उनका प्रो मॉडल खरीदें और एप्पल का ज्यादा फायदा हो। ऐसे ही एक्शन बटन प्रो मॉडल्स में पिछले साल ही आ गया था, लेकिन बेस मॉडल में वो वाला बटन एक साल लेट मिला। और इसी टाइप की अनगिनत चीजें हैं जो ये लोग बेस मॉडल में बहुत लेट से देते हैं, ताकि लोग प्रो वाला मॉडल खरीदें। इसके अलावा चार्जर को बॉक्स से हटाना ताकि लोग उसे अलग से खरीदे, हेडफोन जैक हटाना ताकि इनके एयरपोर्ट्स को बेचा जा सके, एंड मैनी मोर। और इतना कुछ जानने के बाद मैं फाइनली ये तो कह सकता हूँ कि एप्पल रियली लॉस्ट इट्स मैजिक।